दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास और आज का हमारा दूसरा टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। इससे पहले हमने पहला टॉपिक मुगल साम्राज्य का पतन को पढ़ लिया था। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं हमारे पढ़ने का क्रम। सबसे पहले हम क्राउन की पीडीएफ को पढ़ेंगे और उसके बाद दोस्तों हम मनीष रंजन की एनसीईआरटी सार संग्रह को भी पढ़ेंगे। दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, भारत में यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का आगमन जो है ये 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही हो गया था। दोस्तों, उनके आगमन का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले दोस्तों जो आया था वो था पुर्तगाली कंपनी, और उसके बाद अंग्रेजी कंपनी आया, और फिर डच कंपनी आया दोस्तों, और उसके बाद फिर डेनिश कंपनी, फिर फ्रांसीसी कंपनी और स्वीडिश कंपनी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पुर्तगालियों की। दोस्तों, प्रथम पुर्तगाली वास्को डिगामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद की सहायता से 90 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट केरल बंदरगाह पर उतरा। तो दोस्तों, पहले पुर्तगाली वास्को डिगामा थे जो भारत आए थे। उनका पथ प्रदर्शक कौन था? तो एक गुजराती था जिसका नाम था अब्दुल मनीद। उन्होंने ही वास्को डिगामा की सहायता की और 90 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट केरल बंदरगाह पर वो उतरा। दोस्तों, वहां पर कौन शासक थे? तो दोस्तों, जमोरिन ही वहां के शासक थे। वहां पर हिंदू शासक जमोरिन थे जिन्होंने उनका स्वागत किया था। ठीक है। तो दोस्तों, वास्को डिगामा जब भारत आए तो वे कालीकट केरल बंदरगाह पर उतरे, और वहां पर उस समय कौन शासक था? तो वहां पर हिंदू शासक था जिसका नाम था जमोरिन, और उन्होंने उनका स्वागत किया था। दोस्तों, इसके बाद जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल। क्या है? पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल। दोस्तों, पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल जो है ये दूसरा पुर्तगाली था जो 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को भारत आया था। ये तो हम जानते हैं कि 17 मई 1498 ईस्वी को पहला पुर्तगाली वास्को डिगामा भारत पर आया था, लेकिन दूसरा था पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल। दोस्तों, यही दूसरा पुर्तगाली था जो 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को भारत आया था। दोस्तों, उसके बाद 1502 में फिर जो है वास्को डिगामा पुनः भारत आता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो कि ये पुर्तगाली गवर्नर के रूप में भारत आया था। कब आया था? 1505 ईस्वी में। ठीक है। उसने भारत में शांत जल नीति अपनाई। उन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी? तो उसने भारत में शांत जल की नीति अपनाई थी, जिसे हम ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताइए ब्लू वाटर पॉलिसी जो है किसने अपनाई थी, या शांत जल की नीति किसने अपनाई थी, तो दोस्तों पुर्तगाली गवर्नर थे पहले, जिनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ही प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में 1505 में आए थे, और उन्होंने ही भारत में शांत जल की नीति को अपनाया था, ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। दोस्तों, अब हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में। दोस्तों, 1509 ईस्वी में, ठीक है, कौन? 1509 ईस्वी में कौन आया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये दोस्तों दूसरा गवर्नर के रूप में आया था। तो दोस्तों, दूसरा गवर्नर के रूप में ये भारत आया। वह दोस्तों 1509 में आया था। वह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए, ये बताइए कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये दूसरे गवर्नर थे पुर्तगालियों के। दोस्तों, उसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया था। ठीक है, अल्बुकर्क ने कहाँ अपना मुख्यालय बनाया? ठीक है, पुर्तगाली कंपनी का मुख्यालय कहाँ बनाया? तो दोस्तों, उन्होंने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया। और दोस्तों, 1510 ईस्वी में उन्होंने बीजापुर के शासक से यूसुफ आदिल शाह से, ठीक है, गोवा छीन लिया। ठीक है, 1510 ईस्वी में उसने बीजापुर के शासक थे, कौन थे उस समय? उस समय थे यूसुफ आदिल शाह। उनसे 1510 ईस्वी में उन्होंने से गोवा को छीन लिया। दोस्तों, अल्बुकर्क ने
1511 में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी, ठीक है, आने के 1 साल बाद दोस्तों उन्होंने बीजापुर के शासक से, जिसका नाम था यूसुफ आदिल शाह, उससे गोवा छीन लिया। और फिर बुकक ने उसके 1 साल बाद, मतलब आने के 2 साल बाद, ठीक है, 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण कर लिया। ठीक है, 1509 में आया, 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया और फिर 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित कर गया। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी स्थित हरमुज पर उसने अधिकार प्राप्त कर लिया। तो याद रखेंगे, 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना, 1510 में गोवा छीना, 1511 में मलक्का पर नियंत्रण किया, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी थी, मलक्का पर नियंत्रण किया, और 1515 में फारस की खाड़ी स्थित हरमुज पर अधिकार प्राप्त कर लिया। दोस्तों उसके बाद 1530 में पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। दोस्तों याद रखेंगे, 1530 में फिर पुर्तगाली गवर्नर थे एक, जिनका नाम था, क्या नाम था, नीनो डी कुन्हा। उन्होंने कोचीन की जगह में किसको राजधानी बनाया, तो उन्होंने गोवा को राजधानी बनाया। किसको बनाया, गोवा को। चलिए कुन्हा ने मद्रास के निकट सैन थोमे और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां बनाई। ठीक है, कुन्हा ने मद्रास के निकट सैन थोम और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां बसाई। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि सैन थोम जो है कहाँ पर है, तो मद्रास के निकट है। तो कुन्हा ने मद्रास के निकट सैन थोम और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां बसाई। ठीक है दोस्तों, उसने 1534 ईस्वी में बेसिन पर और 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार किया। ठीक है, नीनो डी कुन्हा ने क्या किया, 1534 में बेसिन पर अधिकार किया और 1535 में द्वीप पर अधिकार कर लिया। दोस्तों फिर जो है पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डुसूजा के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डुसूजा के साथ प्रसिद्ध संत जेवियर भारत आए थे। ठीक है, पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डुसूजा के साथ ही प्रसिद्ध संत जेवियर भारत आए थे। दोस्तों पुर्तगाली समुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, पुर्तगाली समुद्रिक साम्राज्य को क्या नाम दिया गया था, तो एस्तादो द इंडिया। दोस्तों भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस, एक मिनट जी, तो भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा में स्थापित किया था। ठीक है, तो भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कब स्थापित किया था, तो 1556 ईस्वी में। किसने स्थापित किया था, तो पुर्तगालियों ने। कहाँ पर, तो दोस्तों गोवा में स्थापित करवाया था। दोस्तों उन्होंने कार्ड्स आर्मेडा काफिला पद्धति पर जहाजों के अरब सागर में प्रवेश को नियंत्रण किया था। उन्होंने कार्ड्स आर्मेडा काफिला पद्धति पर जहाजों के अरब सागर में प्रवेश को नियंत्रण किया था। और फिर उन्होंने गोथिक स्थापत्य कला का प्रचलन किया था। उन्होंने किस कला का प्रचलन किया था, तो गोथिक स्थापत्य कला का प्रचलन किया था। दोस्तों पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन केरल में अपनी पहली फैक्ट्री और 1505 ईस्वी में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन केरल में अपनी पहली फैक्ट्री और 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि पुर्तगालियों ने कहाँ पर अपनी पहली फैक्ट्री खोली, तो कोचीन में। ठीक है, पुर्तगालियों ने 1509 ईस्वी में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री खोली और 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री खोली। दोस्तों उन्होंने तंबाकू की खेती से भारतवासियों को अवगत कराया। उन्होंने ही तंबाकू की खेती से भारतवासियों को अवगत कराया था, पुर्तगालियों ने ही। वे भारत में सबसे पहले आए और 1961 ईस्वी में गोवा छोड़कर सबसे अंत में गए। तो दोस्तों सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे और सबसे अंत में कौन गए थे, तो पुर्तगाली ही। वे भारत में सबसे पहले आए और 1961 ईस्वी तक रहे और 1961 ईस्वी में गोवा छोड़कर सबसे अंत में गए। दोस्तों अब हम बात करेंगे डच हॉलैंड वासी के बारे में।
दोस्तों, अगर हम डच की बात करें तो डच संसद द्वारा 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक है, डच संसद के द्वारा ही 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक है, कॉर्नेलियन हाउटमैन जो है ये पहला डच यात्री था। ठीक है, कौन था? पहला डच यात्री था जो 1596 ईस्वी में पूर्वी जगत में पहुंचा था। ठीक है, डच संसद द्वारा ही 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। कार्नेलियन हाउटमैन पहला डच यात्री था जो 1596 ईस्वी में पूर्वी जगत में पहुंचा था। दोस्तों, सुमात्रा पहुंचकर बांटम के राजा के साथ इन्होंने संधि की थी। किसने संधि की थी? तो कार्नेल हाउटमैन ने। तो डच संसद द्वारा 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। कार्नेलियन हाउटमैन पहला डच यात्री था जो 1596 ईस्वी में पूर्वी जगत में पहुंचा था। सुमात्रा पहुंचकर बांटम के राजा के साथ उन्होंने संधि करी थी। दोस्तों, डच नौसेना नायक वादेर हेक। कौन? वादेर हेक। डच नौसेना नायक वादेर हेक ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टम में प्रथम डच कारखाना तथा पेत्तोपोली निजामपत्तनम में दूसरा कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, डच नौसेना नायक वादेर हेक ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टम में प्रथम डच कारखाना तथा पेत्तोपोली निजामपत्तनम में दूसरा कारखाना स्थापित किया था। दोस्तों, डच द्वारा स्थापित कुछ अन्य कारखाने पुलिकट 1610 में, सूरत 1616 ईस्वी में, करिकल 1645 ईस्वी में, चीनसूरा 1653 ईस्वी में और कोचिन 1663 ईस्वी में। ठीक है, तो दोस्तों याद रखेंगे प्रथम डच कारखाना कहाँ पर खोला गया था दोस्तों? तो मसूलीपट्टम में। ठीक है, और दूसरा निजामपत्तनम में, पेत्तोपोली में। ठीक है, उसके बाद डच द्वारा जो स्थापित कुछ अन्य कारखाने थे जैसे पुलिकट 1610 में, सूरत 1616 ईस्वी में, करिकल 1645 में, चिंसूरा 1653 ईस्वी में और कोच्चिन 1663 ईस्वी में। दोस्तों, बात करें तो पुलिकट में डच कारखाने को क्या कहा जाता था? तो गैल्ड्रिया का किला कहा जाता था। ठीक है, पुलिकट में डच कारखाने को क्या कहा जाता था? गैल्ड्रिया का किला। गैल्ड्रिया का किला। पुलिकट में डच कारखाने को गैल्ड्रिया का किला कहा जाता था। ठीक है, और चीनसूरा हुगली में डच किले को गुस्ताबूस फोर्ट कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, हुगली में क्या कहा जाता था? चीनसूरा में क्या कहा जाता था डच किले को? तो गुस्ताबूस फोर्ट कहा जाता था, जबकि पुलिकट में डच कारखाने को गैल्ड्रिया का किला कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, बंगाल में पिपली में पहली डच फैक्ट्री स्थापित की गई थी, लेकिन शीघ्र ही यह बालासोर स्थानांतरित कर दी गई थी। दोस्तों, डचों ने पुलिकट जो उनका मुख्यालय था वहां पर स्वर्ण के सिक्के पैगोडा का प्रचलन करवाया था। किसका? पैगोडा का। जो स्वर्ण का सोना का सिक्का था पैगोडा का प्रचलन करवाया था डचों ने ही। ठीक है, तो डचों किसने पुलिकट में स्वर्ण के सिक्के जिसे हम पैगोडा कहते हैं उसका प्रचलन करवाया था दोस्तों? तो डचों ने ही। ठीक है, डचों ने पुलिकट जो कि उनका मुख्यालय था वहां पर स्वर्ण के सिक्के पैगोडा का प्रचलन करवाया था। दोस्तों, 1759 ईस्वी में अंग्रेजों ने डच को बेदरा पश्चिम बंगाल के युद्ध में पराजित कर दिया और भारत में उनकी गतिविधियां इसी के युद्ध के द्वारा समाप्त हो गई थी। ठीक है, तो 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, कौन कौन लड़े इनमें? तो अंग्रेज और डच, जिनमें डच की हार हुई थी। तो फेमस है क्वेश्चन दोस्तों, इसे याद जरूर करेंगे। ठीक है, तो बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1759 में। ठीक है, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, बेदरा का युद्ध लड़ा गया था। इसमें कौन पराजित हुआ? तो डच पराजित हुआ। ठीक है, और यहीं से भारत में उनकी गतिविधियां समाप्त कर दी गई डचों की। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे अंग्रेजों के बारे में। दोस्तों, इंग्लैंड में मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारियों के एक समूह ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना कब की थी? तो 1599 ईस्वी में की। ठीक है, और महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में कंपनी को पूर्व देशों के साथ व्यापार के लिए 15 वर्ष का एकाधिकार दे दिया था। तो इन्होंने 15 वर्ष का अधिकार इन्हें पत्र
प्रदान किया था। तो दोस्तों इंग्लैंड में मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारियों का एक समूह था, ठीक है। उसने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की थी 1599 ईस्वी में। और फिर महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में कंपनी को पूर्व देशों के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया था। फिर दोस्तों इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम, कौन? जेम्स प्रथम जो है अपना एक दूत जो है भारत भेजता है और उस दूत का नाम क्या होता है? कैप्टन हॉकिंस। दोस्तों हेक्टर नामक जहाज से वह सूरत आता है। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम जो है अपना एक दूत को हेक्टर नामक जहाज से सूरत में भेजता है, भारत में भेजता है, और वह जो है जहांगीर के आगरा स्थित दरबार में पहुंचता है। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से, किस जहाज से दोस्तों? तो हेक्टर नामक जहाज से सूरत आया और जहांगीर के आगरा स्थित दरबार में पहुंचा। दोस्तों वहां पर उसने बादशाह से फारसी में बात की, जिससे प्रसन्न होकर उसे 400 का मनसब और इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की गई, ठीक है। दोस्तों वो वहां पे पहुंचता है कैप्टन हॉकिंस और वहां पर जाकर बादशाह से फारसी में बात करता है, जिससे बिल्कुल ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं जहांगीर और उन्हें इंग्लिश खां की उपाधि दे देते हैं और दोस्तों उसे 400 का मनसब भी दे देते हैं। दोस्तों फिर जो है पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक खोटी 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए, बताइए कि पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कब खोली? तो 1611 में। कहाँ पर? तो दोस्तों मसूलीपट्टनम में स्थापित की, ठीक है। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। फिर दोस्तों 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडंटन ने, किसने? कैप्टन मिडंटन ने स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त किया। फिर दोस्तों 1611 में कैप्टन मिडंटन ने स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त किया। दोस्तों अंग्रेजों ने जहांगीर की अनुमति से सूरत में पश्चिम भारत की पहली और भारत की दूसरी कंपनी स्थापित की। अंग्रेजों ने जहांगीर की अनुमति लेकर सूरत में पश्चिम भारत की पहली और भारत की दूसरी कंपनी स्थापित की। और पहली कंपनी कहाँ पर इन्होंने व्यापारिक कोठी खोली थी? तो मसूलीपट्टनम में, ठीक है। कब खोली थी दोस्तों? तो ये 1611 में। दोस्तों फिर जो है ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सर टॉमस रो 1615 में भारत आते हैं और जहांगीर के दरबार में उपस्थित होते हैं, ठीक है। ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सर टॉमस रो भी आते हैं, ठीक है। वे कब आते हैं? तो 1615 में आते हैं, भारत आते हैं और जहांगीर के दरबार में उपस्थित होते हैं। गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 ईस्वी में, कब? गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दिया, ठीक है। गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दिया। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कब जो है अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दिया गया था? तो 1632 में। किसने प्रदान किया था सुनहरा फरमान? तो गोलकुंडा के सुल्तान ने, ठीक है। अब अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर अपना कारखाना 1633 ईस्वी में बालासोर एवं हरिहरपुरा में स्थापित किया। फिर अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर अपना कारखाना 1633 ईस्वी में बालासोर एवं हरिहरपुरा में स्थापित किया। अब 1639 ईस्वी में फ्रांसीसी डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त किया और वहां पर फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। 1639 ईस्वी में फ्रांसीसी डे नामक अंग्रेज ने, किसने? फ्रांसीसी डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया और वहां पर क्या निर्माण किया? किसकी स्थापना की? तो उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। उन्होंने किसकी स्थापना की? वहां पर फोर्ट सेंट जॉर्ज की। 1639 ईस्वी में फ्रांसीसी डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा से, किससे? तो चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त किया, ठीक है। और वहां पर फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजों ने मद्रास पट्टे पर किससे प्राप्त किया था? तो चंद्रगिरी राजा से। कब प्राप्त किया था? तो 1639 में। वहां पर उन्होंने किस चीज की स्थापना की? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। फिर दोस्तों 1651 में ब्रिजमैन ने हुगली में एक कोठी स्थापित की, ठीक है। किसने हुगली में एक कोठी स्थापित की थी? तो दोस्तों ये थे ब्रिजमैन, ठीक है। उसके बाद 1615 ईस्वी में, ठीक है, 1651 ईस्वी में ब्रिजमैन ने 1651 ईस्वी में ब्रिजमैन ने हुगली में एक कोठी स्थापित की थी। अगला
फिर कहता है कि 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगांजा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार आपको इस टॉपिक से सवाल मिलेगा, आपको इसी पॉइंट से सवाल मिलेगा। तो 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगांजा का विवाह जो है किससे कर दिया, ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से कर दिया, और दोस्तों करके बंबई को दहेज के रूप में दे दिया। ठीक है, 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगांजा का विवाह जो है ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से कर लेता है और फिर बंबई को दहेज के रूप में दे देता है। फिर दोस्तों 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई का द्वीप 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। ठीक है, और चार्ल्स द्वितीय ने बंबई का जो द्वीप है ये 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। दोस्तों 1687 ईस्वी में सूरत के स्थान पर बंबई अंग्रेजों की मुख्य व्यापारिक बस्ती बन गई। 1687 में सूरत के स्थान पर अब बंबई ही अंग्रेजों की मुख्य व्यापारिक बस्ती बन गई। दोस्तों 1669 ईस्वी में सर जॉर्ज ऑक्सीजन के उत्तराधिकारी के रूप में जेराल्ड ऑन्गियर सूरत का प्रेसिडेंट बना और दोस्तों बंबई का गवर्नर बना। वह बंबई शहर का संस्थापक था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बंबई शहर का संस्थापक कौन है तो जेराल्ड ऑन्गियर। ठीक है, 1669 ईस्वी में सर जॉर्ज ऑक्सीजन के उत्तराधिकारी के रूप में जेराल्ड ऑन्गियर सूरत का प्रेसिडेंट बना। ठीक है, और बंबई का गवर्नर बना। वही बंबई शहर का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कौन? जेराल्ड ऑन्गियर। ठीक है, बंबई का संस्थापक ऑन्गियर। नेक्स्ट, बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापार कराने का विशेषाधिकार दिया। इसे निशान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? निशान। ठीक है, बंगाल के सूबेदार थे कौन? शाह शुजा थे। उन्होंने 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया। इसे हम क्या कहते हैं? इसे ही निशान कहते हैं। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को 3 गांव, कौन कौन दोस्तों? तो सूतानती, कालीकाता और गोविंदपुर की जमींदारी प्रदान की, जिसके बदले उन्हें इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। ठीक है, जिसके बदले कितने रुपए देने पड़े? 1200 रुपये। ठीक है, तो बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेज को 3 गांव सूतानाथी, कालीकाता और गोविंदपुर की जमींदारी प्रदान की, जिसके बदले उन्हें इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। जॉब चार्नॉक ने बंगाल के इन तीनों गांवों को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी और फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। ठीक है, किसने कराया था फोर्ट विलियम का निर्माण? तो दोस्तों जॉब चार्नॉक ने, जिसका पहला प्रेसिडेंट कौन बना था? तो चार्ल्स आयर। कौन बने थे दोस्तों? चार्ल्स आयर। ठीक है, तो बंगाल के सूबेदार थे अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को 3 गांव, कौन कौन से गांव? तो सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर की जमींदारी प्रदान की, जिसके बदले उन्हें इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। जॉब चार्नॉक ने बंगाल के इन तीनों गांवों को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि आधुनिक कलकत्ता की नींव किसने रखी थी? तो जॉब चार्नॉक ने। ठीक है, तथा फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। फोर्ट विलियम का निर्माण किसने करवाया था? तो जॉब चार्नॉक ने। ठीक है, जिसका पहला प्रेसिडेंट सर चार्ल्स आयर था। ठीक है, फोर्ट विलियम का निर्माण तो हो गया, जॉब चार्नॉक ने कराया, लेकिन उसका पहला प्रेसिडेंट कौन था? तो सर चार्ल्स आयर था। दोस्तों 1700 ईस्वी में यह पहला प्रेसिडेंट नगर घोषित किया गया। ठीक है, 1700 ईस्वी में यह जो है पहला प्रेसिडेंट नगर घोषित किया। कौन सा? कलकत्ता। ठीक है, जो सन 1774 ईस्वी में जो सन 1774 ईस्वी से 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा और फिर 1911 तक रहा और फिर जो है दिल्ली की घोषणा हुई कि वही अब भारत की राजधानी रहेगा। ठीक है, तो 1700 ईस्वी में यह पहला प्रेसिडेंट नगर घोषित किया गया, जो सन 1774 ईस्वी से कब तक रहा दोस्तों? तो 1911 ईस्वी तक रहा। ठीक है, वो 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा था। अब हम बात करेंगे यूरोपियों की प्रथम फैक्ट्रियां भारत में कहां पर स्थापित हुई। चलिए, पहला जो है पुर्तगालियों की स्थापित हुई थी। तो पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी है या प्रथम फैक्ट्री कहां पर खोली थी? तो इन्होंने कोच्चिन में खोली थी। कोच्चिन, केरल। कब खोली थी? तो 1503 ईस्वी में। फिर दोस्तों डच की बात करते हैं। तो डच ने कब खोली थी? तो डच ने 1605 ईस्वी में खोली थी। कहां पर दोस्तों? तो ये मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में खोली थी। फिर दोस्तों
अंग्रेज की बात करते हैं तो अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो मसूलीपट्टनम। कहाँ? तो कब? 1611 में। ठीक है। पुर्तगाली ने कोच्चिन में अपना पहला फैक्ट्री खोला था 1503 में। डच ने मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1605 ईस्वी में अपना पहला व्यापारिक कोठी खोला। और फिर अंग्रेज ने मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में अपना प्रथम फैक्ट्री खोला। फिर डेनिस ने, ठीक है, डेनिस ने कब खोला दोस्तों? तो डेनिस ने 1620 ईस्वी में खोला। कहाँ पर? तो इन्होंने ट्रावनकोर तंजौर में डेनिस ने अपना प्रथम फैक्ट्री ट्रावनकोर तंजौर में खोला। और फ्रांसीसी ने सूरत गुजरात में 1668 ईस्वी में खोला। ठीक है। तो ये दोस्तों है यूरोपीय की प्रथम फैक्ट्रियाँ। तो पुर्तगाली ने कोच्चिन में खोला, डच ने मसूलीपट्टनम में अपना पहला फैक्ट्री खोला, अंग्रेज ने मसूलीपट्टनम में, डेनिस ने ट्रावनकोर तंजौर में, फ्रांसीसी ने सूरत गुजरात में। दोस्तों अब हम बात करते हैं फ्रांसीसी के बारे में। तो दोस्तों फ्रांस के सम्राट लुई 14 के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंद से ओरिएंटल कहा गया। ठीक है। तो दोस्तों फ्रांस के सम्राट लुई 14 के मंत्री थे। कौन थे? तो कॉलबर्ट। ठीक है। उसी के द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंद से ओरिएंटलेस कहा गया था। ठीक है। तो याद रखेंगे फ्रांस के सम्राट कौन थे उस समय? लुई 14। उसका एक मंत्री था जिसका नाम था कॉलबर्ट। उसके द्वारा ही 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे क्या नाम दिया गया था? इसे नाम दिया गया था कंपनी देश इंद से ओरिएंटलेस कहा गया। ठीक है। फिर दोस्तों फ्रैंक कैरो, किसकी बात करेंगे हम? फ्रैंक कैरो की। ठीक है। तो फ्रैंक कैरो ने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। ठीक है। उनकी दूसरी कंपनी मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई थी। ठीक है। याद रखेंगे फ्रैंक कैरो ने 1668 ईस्वी में सूरत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना की स्थापना की और उसकी दूसरी जो कंपनी थी ये थी मसूलीपट्टनम। 1673 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने वालीकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पुद्दुचेरी नामक एक गांव को प्राप्त किया था। ठीक है। तो उन्होंने 1673 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने वालीकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार थे जिनका नाम था शेर खान लोदी से पुद्दुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो आगे चलकर क्या कहलाया दोस्तों? जो आगे चलकर कहलाया पांडिचेरी। ठीक है। तो 1673 में फ्रांसिस मार्टिन ने वालीकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पुद्दुचेरी नामक एक गांव को प्राप्त किया, जो आगे चलकर पांडिचेरी के नाम से जाना गया। डचों ने पांडिचेरी को छीन लिया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? डचों ने पांडिचेरी को छीन लिया, लेकिन रिजविक संधि के बाद पांडिचेरी को पुनः वे लौटा देते हैं। ठीक है। डचों ने पांडिचेरी को उसके बाद छीन लेते हैं, लेकिन रिजविक की संधि जो होती है इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि रिजविक की संधि जो है ये किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों डच और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। ठीक है। तो डच और फ्रांसीसी के बीच हुआ था रिजविक की संधि। ठीक है। जिसके तहत पांडिचेरी जो डच छीन लिए थे उसे फिर ये वापस लौटा देते हैं। चलिए, तो पुनः जो है पांडिचेरी फ्रांसीसियों को मिल जाता है। दोस्तों बंगाल में मुख्य फैक्ट्री चंद्रनगर में थी। ठीक है। बंगाल में इनकी जो मुख्य फैक्ट्री थी वो कहाँ पे थी? तो चंद्रनगर में। ठीक है। फ्रांसीसियों की बंगाल में जो मुख्य फैक्ट्री थी ये क्या थी, कहाँ पे थी? तो चंद्रनगर में थी। फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस 1725 में मालाबार। ठीक है। फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, 1725 में मालाबार में स्थित माही तथा 1739 में कारिकल पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, 1725 में मालाबार में स्थित माही तथा 1739 ईस्वी में कारिकल पर इन्होंने अपना अधिकार स्थापित किया था। दोस्तों फिर जो है 1742 में डुप्ले गवर्नर बना। कौन गवर्नर बना? डुप्ले। वह जो है डुप्ले दोस्तों भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। 1742 में डुप्ले गवर्नर बना। वह भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक क्षेत्र में कुल 3 युद्ध होते हैं, जिन्हें हम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक क्षेत्र में कुल कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए, जिन्हें हम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। दोस्तों
22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना पराजित होती है और उसका वर्चस्व जो है भारत से समाप्त हो जाता है। और इस युद्ध में जनरल आयरकूट ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को याद रखेंगे। 22 जनवरी 1760 में, कब? 22 जनवरी 1760 में जो है वांडीवास का युद्ध होता है, किसके बीच? फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच, जिसमें फ्रांसीसी सेना पराजित होती है और उसका वर्चस्व जो है फ्रांसीसियों का भारत में समाप्त हो जाता है। और इस युद्ध में जनरल आयरकूट ने ही अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। आइए अब विस्तार में कर्नाटक युद्ध को जान लेते हैं। तो दोस्तों, कर्नाटक में कुल कितने युद्ध लड़े गए? तो कर्नाटक में कुल 3 युद्ध लड़े गए। ठीक है, कर्नाटक में कुल कितने युद्ध लड़े गए? 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से स्टार्ट होकर 1748 तक चला। ये जो है किस संधि से समाप्त हुआ? तो एला शापेल की संधि से। ठीक है, एला शापेल की संधि जो कि 1748 में हुई थी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था? फ्रांसीसी विजय हुए थे। ठीक है, तो दोस्तों याद रखेंगे, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था ये किस संधि से समाप्त हुआ था? तो एला शापेल की संधि से। प्रथम कर्नाटक, यही सवाल आपको पूछ लिया जाएगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है ये किस संधि से किस संधि से समाप्त हुआ था? तो एला शापेल की संधि से समाप्त हो गया था। लेकिन प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन जो है विजयी हुए थे? तो फ्रांसीसी। कौन जीता था दोस्तों? फ्रांसीसी। ठीक है, अब जब द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है जो कि होता है 1749 से 54 के बीच, इसमें जो है इन्हें पांडिचेरी की संधि करनी पड़ती है 1755 में। इनमें जो है अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता है। ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि से ही ये समाप्त होती है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, इनमें जो है अंग्रेजों का प्रभाव जो है ज्यादा होता है फ्रांसीसियों से। ठीक है, फिर होता है तृतीय युद्ध। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? तृतीय युद्ध। यहीं पे दोस्तों होता है वांडीवास का युद्ध, जहां पर पूरी तरह से वास कर दिया जाता है फ्रांसीसियों को। ठीक है, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ 1756 से 63 के बीच। ये किस संधि से समाप्त हुई? तो पेरिस की संधि से। पहला हुआ था एला शापेल की संधि से, दूसरा पांडिचेरी की संधि से और तीसरा पेरिस की संधि से। ठीक है, पहला एला शापेल की संधि से, दूसरा पांडिचेरी की संधि से और तीसरा पेरिस की संधि से। ठीक है, अब जो तीसरा युद्ध होता है कर्नाटक युद्ध, जो 1756 से 63 के बीच होता है, तो समाप्त तो हो जाता है पेरिस की संधि से। लेकिन इसमें जो है वांडीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसी जो है निर्णायक रूप से पराजित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप जो है ऐसे याद कर सकते हैं इस तीनों ही संधियों की। ठीक है, तो जो तीनों युद्ध हुआ था इनमें कौन कौन से संधि हुए थे? तो पहला एप से याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, किसे याद रखेंगे? एप। ठीक है, पहला जो होता है ये होता है एला शापेल की संधि, दूसरा होता है पांडिचेरी की संधि और तीसरा होता है पेरिस की संधि। ठीक है, ये पेरिस है, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसके मदद से हमारा जो तीनों कर्नाटक युद्ध जो है ये कवर हो जाता है। तो पहले कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी विजय होते हैं, दूसरे कर्नाटक में ज्यादा वर्चस्व अंग्रेजों का होता है। ठीक है, और तीसरे में जो है वांडीवास के युद्ध बाद जो फ्रांसीसी का खात्मा ही कर देते हैं अंग्रेज। ठीक है, हालांकि ये पहले युद्ध कर्नाटक युद्ध हार जाते हैं, फिर जो है अपना प्रभाव बढ़ाते हैं और फिर जो है तीसरे युद्ध में पूरी तरीके से फ्रांसीसियों को खदेड़ देते हैं। दोस्तों, अब हम एनसीईआरटी सार संग्रह की मदद से जितना भी पढ़े हैं उसे अब हम रिवाइज कर लेते हैं। हमारा टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन व प्रसार। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिस और फ्रांसीसी। ठीक है, तो कौन आए थे सबसे पहले? पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिस और फ्रांसीसी। तो ये जो आए थे ये यूरोपीय कंपनियों की बात कर रहे हैं जो उन्होंने स्थापित करी थी। ठीक है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस और उसके बाद फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन हुआ था। अब वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज करी थी। फिर दोस्तों, फ्रांसिस्को द अल्मेडा 1505 में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। प्रथम जो है पुर्तगाली कौन था जो आया था भारत? ये वास्को डी गामा था। लेकिन पहला पुर्तगाली जो वायसराय बनकर आया था, गवर्नर बनकर आया था, ये था फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ठीक है, उसके बाद दूसरा गवर्नर बनकर कौन आता है? तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क आता है। 1509 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनता है। यही जो है वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लेता है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। ठीक है, और कार्नलेस द हस्तामान 1596 में भारत आने वाला पहला जो है नागरिक था, पहला डच नागरिक था। ठीक है, कार्नलेस द हस्तमान 1596 में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था। डचों द्वारा व्यापार की आधारशिला भारत में रखने का श्रेय 1592 ईस्वी में
एम्स्टर्डम की व्यापारिक कंपनी को है। ठीक है। डचों ने 1602 ईस्वी में पूर्व से व्यापार करने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी। चलिए फिर, तो दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य जो है प्रशासनिक केंद्र जो है ये बटाविया में स्थित था। कोरोमंडल तट पर मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की गई। सन 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति जिनमें विलियम इंग्लैंड का राजा बन गया और अंग्रेज डच संबंध सुधर गए। फिर जो है डच भारत से नील, सोरा और सूती वस्त्र का निर्यात करते थे। बेदरा का युद्ध हुआ, बहुत फेमस है, 1759 में अंग्रेजों और डचों के मध्य। ठीक है। और फिर दोस्तों अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से डचों को 1795 ईस्वी में भारत से बाहर कर दिया और अंग्रेजों की प्रथम जो है व्यापारिक कोठी फैक्ट्री जो है ये सूरत में 1608 में खोली गई थी। ठीक है। लेकिन जो है उसकी जो प्रथम व्यापारिक कोठी पूर्णतः जो है ये मसूलीपट्टनम में ही खुली थी। ठीक है। तो फिर लुई चौदहवीं के मंत्री कॉलबर्ट ने पूर्व व्यापार करने के लिए 1664 में एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण कराया। इसका नाम इंडस ओरिएंटलिस था। ठीक है। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंक कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई थी। अब हम बात करते हैं फ्रांसिस मार्टिन की। तो फ्रांसिस मार्टिन ने 1674 में पांडिचेरी की स्थापना करी थी। ठीक है। डेनमार्क वासियों का आगमन भारत में 1616 ईस्वी में हुआ और 1620 ईस्वी में तमिलनाडु के ट्रेकोबार नामक क्षेत्र में डेनमार्क वासियों ने व्यापारिक केंद्र खोला था। अब सेरामपुर डेनो का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। डेनो का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था? तो सेरामपुर। 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश फ्रेंच संघर्ष। चलिए हमने तो पढ़ भी लिया है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है इसमें ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से प्रभावित था। ये जो युद्ध था ये किससे प्रभावित था? तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से प्रभावित था। और 1748 ईस्वी में एक्सला सापेल की संधि, ठीक है, के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया। इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है समाप्त होता है। और फिर होता है दूसरा कर्नाटक युद्ध। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार होती है, इसलिए उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गोडीहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। फिर हुआ पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी के। इसी के साथ जो है द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध है ये समाप्त हो जाता है। फिर दोस्तों होता है तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 के बीच। ठीक है। यह जो है 1756 ईस्वी में शुरू हुआ और सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था तीसरा कर्नाटक युद्ध। और फिर ये जो है पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हो जाता है। अब दोस्तों अंग्रेजी सेना ने 1760 ईस्वी में सर आयुर्किट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हरा दिया। इसमें जो है फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो लाली कर रहा था। ठीक है। जबकि उधर से आयुर्कुट। अंग्रेजों ने 1761 में पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया और पेरिस संधि के अंतर्गत अंग्रेजों ने 1763 में चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य जो है प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। अब हम बात कर लेते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। किसके बारे में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो दोस्तों भारत आए यूरोपियों में सर्वाधिक शक्तिशाली नौशक्ति किसकी थी? तो अंग्रेजों की ही थी। ठीक है। विलियम डेक ने 1579 में पूर्वी क्षेत्र का भ्रमण किया था। किसने किया था? विलियम डेक ने 1579 में पूर्वी क्षेत्र का भ्रमण किया था। 1599 में जॉन मिल्टन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आया था। थल मार्ग से कौन आया था दोस्तों? जॉन मिल्टन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आया था। ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर कंपनी की स्थापना 1599 में हुई। ठीक है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को एक चार्टर प्रदान किया जिसके अनुसार इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म हुआ और 1608 ईस्वी में, ठीक है, अंग्रेज के राजा जेम्स प्रथम, ठीक है, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा, जहां से वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया। ठीक है। जहांगीर ने हॉकिंस से प्रसन्न होकर उसे आगरा में बसने की अनुमति दे दी, साथ साथ 4000 का मनसब और जागीर प्रदान की। ठीक है। फिर दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर टॉमस स्मिथ था। ठीक है। और जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम के राजदूत कैप्टन हॉकिंस 1609 ईस्वी में तथा सर टॉमस रो 1615 में आए। बम्बई का गवर्नर गेरोल्ड ऑगियर बम्बई का वास्तविक संस्थापक बना। ऑगियर ने
तांबे और चांदी के सिक्के ढालने के लिए टकसाल की स्थापना भी की थी। ठीक है। फिर दोस्तों 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली के राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण चार्ल्स को दहेज के रूप में बम्बई प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने 10 पौंड सोने के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। कितने वार्षिक किराए पर? 10 पौंड सोने के वार्षिक किराए पर। चलिए 1698 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुतानदी, कालीकता और गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त कर ली और यहाँ पर किसका निर्माण कराया? तो फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। कालांतर में यही कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव किसने रखी थी? तो जॉब चॉर्नोक ने रखी थी। तो ये रही आपका यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। ठीक है। चलिए तो पुर्तगाली कब आए? 1498 में। अंग्रेज 1600 ईस्वी में। डच कंपनी कब आई? तो 1602 में। डेनिस 1616 में। फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में और स्वीडिश 1731 में। पुर्तगाली 1498, अंग्रेज 1600 ईस्वी, डच 1602, डेनिस 1616, फ्रांसीसी 1664 और स्वीडिश 1731।